हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में जो है हम अपने पिछले वीडियो को पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर का दूसरा जो फीचर था हमारा द प्लेन्स, उसको कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने हिमालयन माउंटेन रेंजेस को पढ़ लिया था, ठीक है। शिवालिक, हिमाचल, है ना, और हिमाद्री, इन सब सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था। लेकिन इस वीडियो में जो है हम इस वीडियो में हम प्लेन्स की बात करेंगे। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर जो है इंडिया का, वो क्या है? प्लेन्स। तो इस वीडियो में हम प्लेन्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है प्लेन्स, इसे पढ़ते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो प्लेन है ये इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से में होगा, इस वजह से जो है इसका नाम द नॉर्दर्न प्लेन पड़ा है। चलिए, सो अब एक एक करके एक एक पॉइंट समझेंगे हम लोग, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है ना। तो द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन formed by interplay of the three major river systems, है ना। ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स से के इंटरप्ले से इन्होंने कुछ ऐसा रोल प्ले किया जिसकी वजह से जो है हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो बन करके तैयार हुआ। कौन से तीन रिवर्स हैं? द इंडस, और सिर्फ रिवर्स नहीं, यहाँ पे रिवर सिस्टम की बात की गई है। रिवर सिस्टम में रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी शामिल होती हैं। तो कौन कौन से तीन रिवर सिस्टम्स हैं? इंडस रिवर का रिवर सिस्टम है, तब गंगा का है और ब्रह्मपुत्र का है। ओके, और अगर मैं बात करूं तो इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इंडिया की सबसे लंबी नदी है गंगा, है ना, जिसकी लेंथ जो है वो 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। अच्छा, इंडस या फिर ब्रह्मपुत्र क्यों नहीं है? ये आप मुझे बताइए, है ना, कि इंडस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये जो रिवर्स है ये इंडिया की सबसे लंबी नदी क्यों नहीं है? क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो गंगा से काफी लंबी है ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है, इस वजह से इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा रिवर है। ओके, तो खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो इन तीन रिवर्स के कारण फॉर्म हुआ है, ठीक है, along with the tributary, जैसे मैंने कहा रिवर सिस्टम का मतलब ही वही होता है। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, काफी बड़ा एरिया होता है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 240 से 320 किलोमीटर के एवरेज में जो है ये ब्रॉड है, मतलब वाइडर है। तो इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर। और अगर इसकी विड्थ की बात की जाए तो विड्थ कितनी है? 240 से 320 के बीच ये वैरी करती है अलग इन जगहों पर। The river coming from northern mountains are involved in depositional work। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है कि जब माउंटेन से जब रिवर्स निकलती है ना, तो वो क्या होती है, वो इसको एक चीज ऐसे समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये माउंटेन है, ओके, यहाँ से जब रिवर फ्लो करके आएंगी तो उनकी स्पीड जो होगी वो काफी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये स्लोप पे बह रही है ना, इंक्लिनेशन बिल्कुल ज्यादा है, स्टीप स्लोप है, जिसकी वजह से जो नदी बहेगी नीचे की तरफ जो आएगी उसका जो इंटेंसिटी होगा बहने का वो काफी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके रास्ते में जितने भी पत्थर वत्थर आ रहे हैं ना, रॉक्स वगैरह, उस सब को तोड़ते हुए अपने साथ बहाते हुए लेके जाएगी, है ना। और उसके बाद जब वो स्लोप से प्लेन एरिया में आएगी तो उसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा और उसके अंदर जितने भी रॉक्स के छोटे 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 सेडिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है, द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क, ठीक है, अपने साथ में ये जो भी कंकर पत्थर जो सेडिमेंट्स रॉक्स के वो लेके आते हैं उनको वो डिपॉजिट करती हैं इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप
the velocity of the river decreases with result in formation of riverine islets. चलिए इसको अब हम और आसानी से समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। मैं एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताऊंगा बट मैं समझाता हूँ कैसे। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक जग में पानी लेना है और उसमें कुछ सैंड मिला देना है। ठीक है, और उसके बाद उसको जब आप मिक्स करोगे ना, जब आप मिक्स करोगे तो वो पानी के साथ साथ सैंड भी जो है वो घूमता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे देखोगे कि पानी के घूमने की जो स्पीड है वो कमती जाएगी, वैसे वैसे जो सैंड है वो नीचे जो भी आप जग लोगे, ठीक है, उसके बॉटम में जाके जो है ना वो सेटल हो जाएगा। इससे ये हम समझ सकते हैं कि जब स्पीड ज़्यादा थी रिवर की और वो जो फ्लो करके अपने साथ सेडिमेंट्स ला रहा था, तो सेडिमेंट्स उसके साथ साथ ही बह रहे थे। ठीक है, क्योंकि माउंटेन से वो बह के आ रहा था तो स्लोप ज़्यादा थी, इस वजह से उसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जब वो प्लेन एरिया में आ गया, अब स्लोप नहीं है, अब प्लेन एरिया में आ गया, इस वजह से क्या हुआ, उसकी स्पीड कमेगी और उसके बाद जो जो भी उसके अंदर जो सेडिमेंट्स मौजूद हैं वो क्या होंगे, वो धीरे धीरे डिपोजिट होंगे। इसी तरीके से जो रिवर्स है ये डिपोजिशनल वर्क में बिजी होती हैं और यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जेंटल स्लोप जो है लोअर कोर्स में जेंटल स्लोप होता है, स्टीप स्लोप नहीं होता है, तो वेलोसिटी जो है रिवर्स की वो डिक्रीज हो जाती है और रिवरीन आइलैंड्स बनते हैं। ठीक है, रिवरीन आइलैंड्स किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, तो डिपोजिशन के थ्रू बनते हैं। ठीक है, डिपोजिशन के थ्रू बनते हैं। रिवरीन आइलैंड्स क्या होता है, तो रिवर के बीच में एक आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम रिवरीन आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है, मजूरी। ठीक है, ये एक रिवरीन आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बने हुए है, लार्जेस्ट। और ये जो मजूरी है ये लार्जेस्ट क्या है, रिवरीन आइलैंड है पूरे दुनिया की, इनहैबिटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The rivers in their lower course split into numerous channels due to deposition of silt. ठीक है, और जो मटेरियल जो रिवर डिपॉजिट करती हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको सिल्ट कहा जाता है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रिवर्स हैं अपने लोअर कोर्स में मतलब जब ये समुद्र से जाके मिलने वाली होती हैं उस, ठीक है, उस फेज में जो रिवर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर फेज बोलते हैं रिवर को। ओके, सो अपने लोअर कोर्स में जो है जो रिवर है वो नंबर ऑफ चैनल्स में स्प्लिट हो जाती है। इसके पीछे का भी कारण ये है कि जब आप पानी गिराओगे ना फर्श पे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में फैलने लगती है। ठीक है, जब आप आराम से पानी गिरा दोगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में फैलने लगेगी पूरे फर्श पे, लेकिन जब आप जोर से पानी ऐसे बहाओगे तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है, स्पीड की इंटेंसिटी की है, क्योंकि जो रिवर्स दूर से फ्लो करके आ रही हैं और इतना ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल किया है कि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि अब वो डिफरेंट डायरेक्शन में है ना अपने आप को फैला रही है। तो इसी वजह से जो है आपका क्या बनता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं और उसकी वजह से हमारा जो डेल्टा है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So the northern plate is broadly divided into 3 sections. हमारा जो northern plate है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। From the western part of the northern plate is referred to as Punjab plate. ठीक है, अगर हम प्लेन रीजन की बात करें, जैसे अगर मैं मैप बनाऊं, कहाँ पे बना दूं मैं, चलो यहाँ पे बनाते हैं। बस समझने के लिए मुझे मैप बनाने को अच्छे से आता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इंडिया का मैप हो गया और ये तो हमारा माउंटेन रेंज था। ठीक है, प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया जो है हमारा यहाँ ये जो हिस्सा है ये नॉर्दर्न प्लेट्स का हिस्सा है। ओके, अब समझिए, तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेट है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेट का उसको पंजाब प्लेट्स कहते हैं, मतलब यहाँ पे जो रीजन होगा इसको हम लोग पंजाब प्लेट बोलेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक बार फिर से बना देता हूँ ये तो मैं, ठीक है, तो अगर इसको हम नॉर्दर्न प्लेन माने इसको, तो
यहाँ पे ये जो वेस्टर्न पार्ट में है ये हो गया पंजाब प्लेन, है ना, फॉर्म बाय इंडस एंड its tributaries। और ये जो प्लेन फॉर्म हुआ है किस रिवर की वजह से हुआ है, तो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से फॉर्म हुआ है। तो इंडस रिवर तो आप जानते हैं, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो इंडस की है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदी। ठीक है, ये जो नदियां हैं ये ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज किसको बोलती हैं, एक मेन रिवर में, ठीक है, जब छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती हैं तो उन छोटी नदियों को ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। जैसे अगर ये इंडस रिवर है, ठीक है, तो इसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास ये सब रिवर जो मिलती है तो इनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है उस रिवर का। ठीक है, चलिए फॉर्म बाय इंडस एंड its tributaries, लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन, ठीक है, और ये जो पंजाब प्लेन है इसका जो ज्यादातर जो हिस्सा है लाइज इन पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में ये पंजाब का हिस्सा है। पंजाब दो हिस्सों में बट गया था इंडिया के पार्टीशन के टाइम में 1947 में, और मेजॉरिटी ऑफ जो पंजाब का हिस्सा था वो किसके पास गया, पाकिस्तान के पास गया। ठीक है, इस वजह से पंजाब प्लेन का जो ज्यादा हिस्सा है वो पाकिस्तान में है। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। और ये जो ट्रिब्यूटरीज है ये कहां से ओरिजिनेट करती हैं, हिमालयाज से। द सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। ठीक है, और ये जो प्लेन का जो इलाका है यहाँ पे आपको बहुत सारे दोआब देखने को मिलते हैं। दोआब का मतलब क्या होता है अब समझते हैं। देखिए दोआब किसको बोलते हैं, एक नदी है और ये दूसरी नदी है, जब ये दो नदियां मिलती हैं तो उसके बीच का ये जो ट्रायंगुलर जो जमीन का हिस्सा है ना इसको बोलते हैं हम दोआब। ठीक है, और पंजाब प्लेन के इलाके में दोआब सबसे ज्यादा क्यों देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5-5 ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की जो जुड़ती हैं। कैसे, देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी इंडस रिवर है तो यहाँ से झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है, ये सब नदियां आके जुड़ी। अब ये दो नदी के बीच का लैंड का हिस्सा ये एक दोआब हो गया। ये नदी और ये नदी लैंड की सॉरी रिवर के बीच का जो लैंड का जो हिस्सा है ये दोआब हो गया। ठीक है, ये नदी है और ये नदी है, इसके बीच जो लैंड का हिस्सा ये दोआब हो गया। तो इतने सारे दोआब है ना, इस वजह से जो है इस पंजाब प्लेन के जो रीजन में है आपको दोआब बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड था। पहला था पंजाब प्लेन का इलाका, दूसरा द गंगा प्लेन। ओके, द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में जो है द रिवर, इन दोनों रिवर के बीच का जो हिस्सा है ये कहलाता है गंगा प्लेन। ओके, इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा। कौन कौन से स्टेट में, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो जो हमारे मोस्टली जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी है, बिहार है, कुछ हिस्सा झारखंड का और कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये मिलाकर क्या बनता है हमारा गंगा प्लेन। ठीक है, सबसे पहला प्लेन क्या था, पंजाब प्लेन। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या था, गंगा प्लेन, है ना। और उसके बाद क्या आता है, सबसे लास्ट में आता है हमारा इन द ईस्ट, पार्टिकुलरली इन आसाम। सॉरी, ठीक है, अगर ईस्ट की बात की जाए, ठीक है, अगर हम ईस्ट की बात करें तो वेस्ट में हमारा पंजाब प्लेन हो गया। ठीक है, बीच में अगर बात करें गंगा प्लेन, और अगर ईस्ट की बात करें पर्टिकुलरली किस स्टेट की, आसाम की, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये कौन से नदियों की वजह से बना है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, उनसे जो प्लेन फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके, और ये जो गंगा प्लेन है इसमें किन किन रिवर्स का हाथ है, ठीक है, तो गंगा प्लेन में कौन कौन नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो है गंगा, उसके अलावा है यमुना। ठीक है, और यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा गंगा की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो है कोसी, उसके अलावा है गंडक, उसके अलावा है सोन। ठीक है, तो ये सब जो नदियां हैं, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज है गंगा नदी की, और ये जो रिवर सिस्टम है गंगा का, ये सारे रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज मिला करके, ठीक है, इनकी वजह से जो प्लेन एरिया बनता है,
ठीक है, उसको बोलते हैं हम गंगा प्लेन। ठीक है, प्लेन कैसे फॉर्म कर रहे हैं, डिपोजिशन के थ्रू। क्या डिपोजिट कर रहे हैं, तो सिल्ट डिपोजिट कर रहे हैं, जिसके वजह से ये जो प्लेन का एरिया है, ठीक है, ये काफी ज्यादा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव हो जाता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी ज्यादा आसान होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, ठीक है, वो जनरली फ्लैट, उनको कहा जाता है कि जो प्लेन का हिस्सा है ना वो एकदम प्लेन ही होता है एकदम, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, विद नो वेरिएशन इन रिलीफ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ। ठीक है, अगर हम बात करें वेरिएशन की इनके रिलीफ फीचर में, सो द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, है ना। ये जो हमारा प्लेन का जो इलाका है, ठीक है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, तो अगर जैसे देखिए, अगर ये हमारा प्लेन का इलाका है ना, कितने दूर में, ये विड्थ मैंने आपको बताया कि 300 समथिंग किलोमीटर के आसपास। तो ये जो विड्थ है, ये जो हमारा प्लेन एरिया है, ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकदम इसका जो रिलीफ फीचर है प्लेन ही है पूरा, नहीं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से 4 तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन, ठीक है, 4 रीजन्स में डिवाइडेड है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन, ठीक है, माउंटेन से डिसेंड करने के बाद, माउंटेन से उतरने के बाद जब ये प्लेन रीजन में आते हैं, ठीक है, तो जो रिवर है वो छोटे छोटे पेबल्स को डिपॉजिट करती है नैरो बेल्ट में, जिसकी विड्थ जो है वो 8 से 16 किलोमीटर होती है। ठीक है, लाइन पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। ठीक है, इसको हम समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। अगर हम इसको शिवालिक माउंटेन रेंज समझें, ठीक है, तो जस्ट इसके साउथ में, जस्ट पैरेलल इसके, ये एक नैरो बॉर्डर है, नैरो बॉर्डर नहीं कहेंगे, एक नैरो पैरेलल जो है, एक बेल्ट है, जिसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है भाबर। क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है, द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, जो रिवर नदी से जो उतर कर आती है, वो अपने साथ पेबल्स लेके आती हैं, एक नैरो बेल्ट में उसको डिपॉजिट करती हैं, और इस नैरो बेल्ट की विड्थ कितनी होती है, 8 से 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर, ठीक है, जो कि पैरेलल होती है किसके, शिवालिक माउंटेन रेंज के, है ना। इसको भाबर कहते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन द भाबर बेल्ट, और जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, जो फ्लो कर रही होती हैं इस रीजन में, भाबर रीजन में, वो डिसअपीयर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बह रही हैं और दिख नहीं रही, नहीं, जो ये जो पेबल से डिपॉजिट किया है ना उस रिवर में, ठीक है, तो उस पेबल का जो लेयर है उसके सब सरफेस लेवल पे वो नदी बह रही होती है, इस वजह से वो डिसअपीयर होती है। एक्चुअल में डिसअपीयर नहीं होता है, बट ये जो नैरो बेल्ट है ना पेबल्स का, जिसको भाबर कहते हैं, ठीक है, उसके नीचे सब सरफेस लेवल पे वो नदियां जो है वो फ्लो कर रही होती हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्या था, भाबर। उसके अलावा चलते हैं भाबर के जस्ट साउथ में, यानी भाबर के जस्ट नीचे, ये भाबर का हमारा, भाबर के जस्ट नीचे का जो हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं तेराई रीजन। तेराई रीजन होता क्या, साउथ ऑफ दिस बेल्ट, यानी भाबर के साउथ में द स्ट्रीम्स एंड रिवर री इमर्ज। ठीक है, पहले भाबर में क्या था, सब सरफेस लेवल पे बह रही थी, अब कंकड़ पत्थर पेबल्स नहीं है, अब ये खत्म हो गए, तो अब ये रिवर फिर से कहाँ आती है, ऊपर आती है ना, सरफेस लेवल। और क्या करती है ये, वेट स्वैम्पी और मार्शी लैंड बनाती है। मार्शी लैंड किसको बोलते हैं, तो वैसा जमीन का हिस्सा जो ज्यादातर जो है, ज्यादातर वक्त पानी से भरा हुआ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्शी रीजन। ठीक है, और इसी को कहा जाता है तेराई। ओके, दिस वाज थिकली फॉरेस्टेड रीजन, और ये जो इलाका है ये काफी ज्यादा फॉरेस्टेड इलाका है, काफी ज्यादा वेजिटेशन है, ठीक है, काफी ज्यादा फ्लोरा और फौना यहाँ पे आपको मिलेंगे, और ये वाइल्ड लाइफ से फुल है। और इसका एक एग्जांपल देखें तो, चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन है, फॉरेस्ट काफी ज्यादा है, तो इसी रीजन में आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क, जो कि यूपी में है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जो हमारा यूपी का स्टेट है, इसके ये जो हिस्सा है ना, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा दुधवा नेशनल पार्क।
और ये किसका हिस्सा है दुधवा नेशनल पार्क? तेराई रीजन का है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन है, काफी ज्यादा फॉरेस्ट है। तो ये नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान में रखना आपको। द फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर्ड, और इस रीजन के जो फॉरेस्ट है इनको क्लियर किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर किया जा सके, कि जो भी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। जाहिर सी बात है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पेड़ कटेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, और अर्बनाइजेशन भी होगा, इस वजह से भी पेड़ कटेंगे, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसको खाना भी तो चाहिए, तो उसकी खाने की पूर्ति करने के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ेगा ताकि उन खेतों पे, उन जमीनों पे फसल उगाई जा सके। तो ये भी काफी ज्यादा इन्वायरमेंटल कंसर्न है इस चीज को लेकर, ये डिफॉरेस्टेशन जो है हमारा। ओके, सो किस वजह से? एग्रीकल्चर लैंड के लिए ये ज्यादा लोगों को जो है, और उसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ 1947 में जब हमारा देश बटा तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है, वो थोड़ी खाली पेट बैठे रहेंगे, वो भी तो खाएंगे ना, तो उनके लिए भी अब खाना चाहिए। तो खाना कहाँ से आएगा? खेती करके, और खेती करने के लिए ऐसा जमीन, ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड जमीन मौजूद है, लिमिटेड अमाउंट में जमीनें मौजूद हैं। तो इस वजह से फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर को और बढ़ावा दिया जाए और एग्रीकल्चर किया जाए, जिसकी वजह से सभी लोगों को खाने पीने की पूर्ति हो सके। आई होप कि आपको ये पहला दो जो पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा। कौन कौन सा? एक भाबर और दूसरा तेराई। अब आते हैं हमारे थर्ड बेल्ट पे। द थर्ड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेट इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर अलूवियम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हम भांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? भांगर। भांगर से आपको याद रखना है, भांगर मीन्स ओल्ड अलूवियम। ओके, भांगर मतलब ओल्ड अलूवियम, है ना। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट एट टेरेस लाइक फीचर। ये क्या कह रहा है कि अब ये देखिए, अब यहाँ पे इस रीजन में जब आप आइएगा साउथ ऑफ तेराई रीजन के, तो यहाँ पे अब आपको फर्टाइल प्लेन्स मिलना शुरू हो जाएंगे। फ्लड प्लेन किसको कहते हैं? कि जो नदी जो हमारा होता है ना, नदी उसके जो दोनों तरफ जो जमीनें होती हैं वो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि डिपोजिशन हो रहा होता है, उसी को बेसिकली हम लोग फ्लड प्लेन कहते हैं। और यहाँ पे सबसे आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में अलूवियम देखने को मिलेगा, अलूवियल सॉइल जिसको बोलते हैं, जो कि एग्रीकल्चरली काफी ज्यादा फिट होता है एग्रीकल्चर करने के लिए। सो इस रीजन को क्या कहते हैं? इस रीजन को हम भांगर कहते हैं। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट्स, ओके, लोकली नोन एज कंकड़, ठीक है। इसमें एक बेसिकली इसमें एक मटेरियल मौजूद होता है जिसको हम लोग कंकड़ बोलते हैं। नॉर्मली अगर बोला जाए तो ये कैल्केरियस डिपॉजिट होता है। चलिए, तो एक चीज याद रखना है कि जो भांगर है उसमें हमारा कंकड़ मौजूद होता है, ओके। और जो नए यानी यंगर डिपॉजिट्स हैं, क्योंकि जो हमारा भांगर था ये ओल्डर अलूवियम था, और जो हमारा यंगर अलूवियम जो है, जो नया डिपॉजिट हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं खादर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ठीक है। हर ईयर जो है ये सॉइल जो अलूवियम है ये रिन्यू होते रहता है, क्योंकि रिवर्स जो है वो इरोड करके लाते हैं और डिपॉजिट करके जाती है। तो सबसे पहला रीजन क्या था हमारा? सबसे पहला रीजन था हमारा भाबर, उसके बाद आया तेराई, उसके बाद आया भांगर, और उसके बाद आया खादर। और खादर जो होता है ये हर साल रिन्यू होते रहता है, उसका जो अलूवियल सॉइल है ये हर साल रिन्यू होते रहता है रिवर्स की वजह से। इस वजह से ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है एग्रीकल्चर के लिए, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो जो हमारा ये जो रीजन है, ठीक है, जो यंगर डिपॉजिट है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यू अलूवियम डिपॉजिट जो यहाँ पे होता है किस रीजन में? तो ये जो हमारा रीजन है ये कौन सा है? ये है खादर रीजन, है ना। तो आई होप कि आपको नॉर्दर्न प्लेन का जो टॉपिक था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। कोई भी डाउट होगा तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको बिल्कुल क्लियर करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा इंडियन रिलीफ फीचर की अगर आप बात करें तो उसका सबसे सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फीचर था वो क्या था? प्लेन्स। हमने माउंटेन्स को पहले ही पढ़ चुके हैं हम, इस वीडियो में हमने पढ़ा प्लेन्स।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, है ना, आइलैंड्स और जो कोस्टल रीजन है इनको पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।